गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग यूनिट 5 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 5 जो आपका है बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेसेस। स्ट्रेसेस इन बीम भी बोला जाता है और बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम भी बोला जाता है। तो आज हम लोग यूनिट 5 पे स्टार्टेड कर रहे हैं जिसमें आपको स्ट्रेसेस इन बीम पढ़ना है। तो इसमें हम लोग को बेंडिंग स्ट्रेस देखना और शियर स्ट्रेस देखना है। तो हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस में आपका उसका एजम्पशन देखना है कि बेंडिंग स्ट्रेस का एजम्पशन क्या होता है और उसका इक्वेशन क्या होगा। तो आगे हम लोग चल के देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि बेंडिंग स्ट्रेस होता क्या है। तो कोई भी हम लोग का सेक्शन है, कोई भी बीम है, अगर उस पर हम लोग का फोर्स लग रहा है तो इसे हम लोग पहले देख रहे थे कि अगर फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स के चलते उसमें जो भी लोड लग रहा है या फोर्स लग रहा है उसके चलते उसमें शेयर फोर्स आ रहा था। हम लोग शेयर फोर्स डायग्राम और उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम लोग खींच रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक हम लोग पास सिंपली सपोर्टेड बीम है और एक कांस्टेंट डिस्टेंस पे लेफ्ट और राइट एंड से W लोड लग रहा है। दोनों लोड बराबर है। तो ये लोड दोनों बराबर है तो ये एक कपल क्रिएट करेगा। और कपल क्या होगा, इस जो ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलावा ये इक्वल एंड अपोजिट कपल क्रिएट करेगा। तो अगर कोई भी बीम पर अगर इस तरह का लोड लग रहा है कि वो इक्वल एंड अपोजिट कपल क्रिएट कर रहा है तो उसको प्योर बेंडिंग का केस बोला जाता है। तो अगर इस तरह का फोर्स लग रहा है तो इसका शेयर फोर्स डायग्राम ऐसे होगा, उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसे होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम लोग का लोड लग रहा है इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रहा है, कपल लग रहा है, तो हम लोग का शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट दोनों हो रहा है। अब देखिए जो ये बेंडिंग मोमेंट हुआ तो ये एक स्ट्रेस इंड्यूस करेगा। ये जो बेंडिंग मोमेंट आ गया इस बेंडिंग मोमेंट के चलते इस बीम में स्ट्रेस होगा। उसी स्ट्रेस को हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस बोलते हैं। क्या है बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम? तो क्यों आया? क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट कपल क्रिएट हो रहा था तो ये प्योर बेंडिंग का केस हो गया। और बेंडिंग हुआ तो उस बेंडिंग के चलते एक स्ट्रेस आएगा और उस स्ट्रेस को ही हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस बोलते हैं। बेंडिंग स्ट्रेस को फ्लेक्सुरल स्ट्रेस भी बोला जाता है। तो बेंडिंग स्ट्रेस क्यों आ रहा है? बेंडिंग के चलते आ रहा है। देख रहे हैं कि हम लोग का जो बीम है वो बेंड कर रहा है, मतलब इस पे ऐसे मोमेंट लग रहा है इस टाइप से। जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बीम है हम लोग का, अब बीम में हम लोग को ऐसे मोमेंट लग रहा है, इस तरह से हम लोग का मोमेंट लग रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं कि हम लोग का बीम है, बीम में दोनों तरफ से हम लोग का मोमेंट लग रहा है। इस मोमेंट के चलते इस बीम में स्ट्रेस आ रहा है। तो ये जो मोमेंट हम लोग को लगा M, तो ये मोमेंट के चलते ये जो बीम का अपर फाइबर होगा, ये वाला फाइबर होगा, इसको हम लोग कंप्रेशन साइड बोलते हैं। ये क्या हो रहा है, ऐसे आपका बीम था ऐसे, अब बीम ऐसे हो रहा, तो ऐसे बेंड हो गया। तो ये ऊपर वाला सेक्शन हम लोग को कंप्रेस हो गया, इसलिए इसको कंप्रेशन साइड बोलते हैं। जो ये नीचे का उसका फाइबर होगा, जो नीचे का पार्ट होगा, वो टेंशन साइड हो गया। मतलब इसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस इंड्यूस हुआ, इसमें हम लोग को टेंसाइल स्ट्रेस इंड्यूस हुआ। तो इसका क्या है, इसका जो बीम का अपर फाइबर है या अपर लेयर है, इसमें हम लोग का कंप्रेशन साइड हो गया तो कंप्रेसिव स्ट्रेस, और नीचे वाला में इस साइड हम लोग को हो गया टेंसाइल स्ट्रेस। तो इसमें हम लोग का टेंसाइल स्ट्रेस इंड्यूस हो गया। अब देखिए जैसे जैसे हम लोग नीचे जा रहे हैं तो कंप्रेशन से स्ट्रेस बढ़ते हुए टेंशन की तरफ आ रहा है। मतलब एक ऐसा प्लेन होगा, मतलब एक ऐसा मान लीजिए कि एक ऐसा प्लेन होगा, उस प्लेन के अलावा कोई स्ट्रेस नहीं होगा, स्ट्रेस जीरो होगा। क्योंकि देखिए कंप्रेशन से निगेटिव से पॉजिटिव में जा रहे थे, कहीं पे तो जीरो होगा। और जहाँ पे स्ट्रेस का वैल्यू जीरो हो जाएगा, इस मोमेंट के चलते हम लोग को बेंडिंग स्ट्रेस आ रहा था, और जहाँ पे स्ट्रेस का वैल्यू जीरो हो जाएगा उस एक्सिस को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस पे क्या होगा, कोई स्ट्रेस नहीं होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं स्ट्रेस हम लोग का कंप्रेशन से टेंशन जा रहा है, तो एक ऐसा लेयर होगा, एक ऐसा पॉइंट होगा, एक ऐसा एक्सिस होगा। मान लीजिए कि ये हम लोग का एक लेयर था तो ये एक्सिस हो गया, तो इस एक्सिस को हम लोग न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं। न्यूट्रल एक्सिस पे कोई स्ट्रेस नहीं होता है, स्ट्रेस का वैल्यू जीरो होता है। तो ये जो न्यूट्रल एक्सिस हुआ, ये वाला हम लोग का न्यूट्रल एक्सिस हुआ, इस न्यूट्रल एक्सिस से एक प्लेन पास करेगा। ये हम लोग का एक्सिस हो गया, ये वाला न्यूट्रल एक्सिस हो गया जो हम लोग देख रहे हैं। तो ये जो हम लोग का क्या होगा, क्रॉस सेक्शन प्लेन हो जाएगा। ये प्लेन हुआ तो प्लेन एक लॉन्गिट्यूडनल हम लोग का ऐसे एक ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगा। तो ये हम लोग का न्यूट्रल एक्सिस हो गया बीम का, और ये एक प्लेन हो जाएगा उस न्यूट्रल एक्सिस के परपेंडिकुलर। जैसे मान लीजिए देखिए ये हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये हम लोग का एक इस तरह से प्लेन है ये वाला,
और ये जो एक्सिस है उसका, इसको हम लोग न्यूट्रल एक्सिस बोल रहे हैं। न्यूट्रल एक्सिस पे कोई स्ट्रेस नहीं है, तो इस एक्सिस के अलॉन्ग एक प्लेन हो जाएगा जिसको हम लोग न्यूट्रल प्लेन बोलते हैं। ये प्लेन हो गया, और इस न्यूट्रल प्लेन के अलॉन्ग कोई स्ट्रेस नहीं होगा, स्ट्रेस जीरो हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर इक्वल कपल लग रहा है, इक्वल एंड अपोजिट, जिसके चलते बेंडिंग आ रहा है, बेंडिंग आ रहा है तो उसमें बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है, उस स्ट्रेस के चलते ये बीम हम लोग का बेंड हो जा रहा है। अब जो ये बीम बेंड हो गया, तो इसमें हम लोग को आपको पढ़ना है बेंडिंग इक्वेशन, प्योर बेंडिंग हम लोग पढ़ना है, बेंडिंग इक्वेशन पढ़ना है। तो इस बेंडिंग इक्वेशन के लिए इसका कुछ एजम्पशन होता है। तो एजम्पशन क्या होता है कि फर्स्ट एजम्पशन होता है कि हम लोग का जो मटेरियल होगा वो होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक ट्राइट्रोपिक होगा। जो आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ते आ रहे हैं कि मटेरियल हम लोग का होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक होगा, मतलब कि किसी भी पॉइंट पे, बीम के किसी भी लेयर या पॉइंट पे जाइएगा तो वहाँ पे सभी डायरेक्शन में उसका प्रॉपर्टी सेम होगा। तो ये फर्स्ट एजम्पशन है कि मटेरियल हम लोग का होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक होना चाहिए। दूसरा है कि जो ट्रांसवर्स प्लेन है, मतलब देखिए ये वाला जो हो गया, ये तो हम लोग का लॉन्गिट्यूडनल बीम का ये वाला लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो गया था। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के लॉन्ग परपेंडिकुलर हम लोग का ट्रांसवर्स प्लेन होता है। तो ये ट्रांसवर्स प्लेन हमेशा प्लेन होना चाहिए, मतलब ये जो ट्रांसवर्स प्लेन हो गया रिमेंस प्लेन होना चाहिए, और ये जो एक्स हम लोग का न्यूट्रल सरफेस है इसके परपेंडिकुलर, मतलब ये न्यूट्रल सरफेस ऐसे है तो ट्रांसवर्स प्लेन हम लोग का ऐसा है। तो ये ट्रांसवर्स हमेशा प्लेन हम लोग का ट्रांसवर्स रिमेंस प्लेन होना चाहिए, चाहे हम लोग का न्यूट्रल एक्सिस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तीसरा एजम्पशन क्या है कि तीसरा एजम्पशन है कि जो हम लोग का ये बीम है, ये बीम का एक, मान लीजिए कि हम लोग ऐसे एक एक्सिस लेते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस, कि हम लोग का ट्रांसवर्स एक्सिस है। तो ये ट्रांसवर्स एक्सिस का ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होना चाहिए, इस तरह से इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, जिसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। तो ये जो बीम होना चाहिए एक सर्कुलर आर्क में ही बेंड होना चाहिए, मतलब ये देख रहे हैं हम लोग बीम बेंड हो रहा है, तो ये सर्कुलर आर्क में होना चाहिए, और ये जो आर्क है इस आर्क का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होना चाहिए किसी कॉमन पॉइंट पे होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग का इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाए, और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होना चाहिए वो लार्ज होना चाहिए कंपेयर टू इस क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम। तो ये तीसरा एजम्पशन हो गया कि हम लोग का जो ये बीम हो, बीम सर्कुलर आर्क में ही बेंड करो, इसका एक कॉमन रेडियस ऑफ कर्वेचर हो, और रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका ग्रेटर देन हो क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम। आपका चौथा एजम्पशन है कि जो हम लोग का बीम होना चाहिए, बीम हम लोग का वर्टिकल एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होना चाहिए, मतलब ये जो वर्टिकल एक्सिस ले रहे हैं तो इस एक्सिस के अबाउट हम लोग का बीम सिमेट्रिकल होना चाहिए। अगर हम लोग का वर्टिकल एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा तो हम लोग का कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो हम लोग का वर्टिकल एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होना चाहिए। और नेक्स्ट एजम्पशन है कि हम लोग का जो इसमें स्ट्रेस लग रहा है, स्ट्रेस प्योरली लॉन्गिट्यूडनल होना चाहिए, और जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन इफेक्ट है उसको हम लोग को नेगलेक्ट कर देना है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन इफेक्ट को हम लोग को नहीं लेना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 5 एजम्पशन हम लोग का क्या है कि फर्स्ट एजम्पशन है कि मटेरियल होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक होना चाहिए, यंग मॉडुलस कांस्टेंट होगा। सेकंड है कि इस, तो हम लोग एजम्पशन देख रहे हैं कि हम लोग को इसमें डिफरेंट एजम्पशन है कि हम लोग सिंपल बेंडिंग इक्वेशन कैसे डिराइव कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग को मेनली 5 एजम्पशन है। फर्स्ट एजम्पशन है कि मटेरियल होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक होना चाहिए और यंग मॉडुलस का वैल्यू कांस्टेंट होना चाहिए। सेकंड है हम लोग का, सेकंड एजम्पशन है कि जो ट्रांसवर्स प्लेन है रिमेंस प्लेन होना चाहिए। ये जो ट्रांसवर्स प्लेन है ये प्लेन हम लोग का रिमेंस प्लेन होना चाहिए, और ये न्यूट्रल सरफेस के पैरेलल परपेंडिकुलर होना चाहिए। नेक्स्ट एजम्पशन है कि हम लोग का जो बीम है मतलब सर्कुलर इनिशियली स्ट्रेट हो, और ये जो बेंड करे तो एक सर्कुलर आर्क में बेंड करे, और इसका एक कॉमन रेडियस ऑफ कर्वेचर हो, और रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो वैल्यू हो इस क्रॉस सेक्शन से ज़्यादा हो। चौथा एजम्पशन है आपका कि इसमें हम लोग का जो बीम होगा जो ये न्यूट्रल एक्सिस है इस एक्सिस के सिमेट्रिकल हो। नेक्स्ट 5वां एजम्पशन है
कि इसमें हम लोग को केवल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लगना चाहिए और स्ट्रेस कंसंट्रेशन इफेक्ट को हम लोग को नेगलेक्ट कर देना है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन इफेक्ट को नहीं देखना है। तो ये एजम्पशन है। इसके बाद हम लोग आगे इसमें देखते हैं कि हम लोग को बेंडिंग इक्वेशन को कैसे डिराइव कर सकते हैं। तो हम लोग आगे देखते हैं बेंडिंग इक्वेशन। अब हम लोग देखते हैं कि बेंडिंग इक्वेशन को कैसे हम लोग डिराइव कर सकते हैं। तो इसके लिए आप देख रहे हैं हम लोग अभी एक क्रॉस सेक्शन बीम का देखे थे कि जिसमें आप देख रहे थे मोमेंट लग रहा है तो इसमें बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है। तो हम लोग एक क्रॉस सेक्शन, एक एलिमेंटल एरिया या क्रॉस सेक्शन हम लोग बीम का लेते हैं। तो आप देख रहे थे कि हम लोग का न्यूट्रल एक्सिस है एक्स एक्स, इस एक्सिस से वाई डिस्टेंस पे हम लोग का न्यूट्रल एक्सिस है जहाँ पे कोई स्ट्रेस नहीं लग रहा है, जिसको हम लोग एन एन लिख रहे हैं। तो इसका अगर हम लोग क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो क्रॉस सेक्शन हम लोग को वाई डिस्टेंस पे हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि एक एलिमेंटल एरिया है, ये एरिया हम लोग का डी ए है। यहाँ पे एलिमेंटल एरिया डी ए एज्यूम कर लिए, वाई डिस्टेंस पे है, और इसका जो एक्सिस है ये ओ है और इसका एरिया है, और ये हम लोग का न्यूट्रल एक्सिस है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो हम लोग का बीम में हो रहा है तो अपर फाइबर में हम लोग कंप्रेशन हो रहा है, लोअर फाइबर में टेंशन हो रहा है, तो उसका बीम का जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा इस तरह हो जाएगा। तो हम लोग बोल रहे हैं कि ये बीम हम लोग का क्या कर रहा है कि ये ऐसा बेंड कर रहा है कि इसका एक रेडियस ऑफ कॉमन रेडियस ऑफ कर्वेचर हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक हम लोग का कॉमन रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, जहाँ पे हम लोग का ये थीटा एक एंगल बना रहा है और उसका रेडियस हम लोग का आर है, और ये हम लोग का जो ये एज्यूम किए हैं कि हम लोग का ये एक्स एक्स था, एक्स एक्स से वाई डिस्टेंस पे हम लोग का एक फाइबर लिए हैं, ये एक्स एक्स था, एक्स एक्स से वाई डिस्टेंस पे एक हम लोग का ये फाइबर लिए हैं। ये फाइबर हम लोग ए बी कर दिए कि ये ए बी है, और इसमें हम लोग देखते हैं कि इसका इक्वेशन कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं हम लोग। तो देख रहे हैं कि हम लोग का इनिशियली जो हम लोग का बीम था उसका ये लेंथ, ओरिजिनल लेंथ एन एन है, और लेकिन जैसे ही हम लोग ये बेंड हुआ तो इसका स्ट्रेच हो जाएगा, कुछ लेंथ बढ़ जाएगा, तो इसमें स्ट्रेन आ जाएगा। तो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, जो हम लोग का बीम हम लोग लिए हैं, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, थीटा सब स्ट्रेस एंगल है, और सिग्मा जो है इसमें स्ट्रेस लग रहा है, इसका यंग मॉडुलस ई है, यंग मॉडुलस ई है। तो ये हम लोग का यंग मॉडुलस ई है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग का इस तरह से बीम बेंड कर गया, इस तरह बेंड कर गया, तो हम लोग देखते हैं कि जो ये ए बी हम लोग का फाइबर है, ए बी फाइबर में कितना स्ट्रेन होगा। तो अगर हम लोग स्ट्रेन निकालेंगे तो स्ट्रेन बराबर क्या होता है, स्ट्रेन होता है हम लोग का चेंज इन लेंथ अब बटा ओरिजिनल लेंथ। तो हम लोग का चेंज लेंथ कितना हो गया, ए बी हो गया, ए बी माइनस, और इनिशियल कितना था हम लोग का एन एन, एन 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 और डिवाइडेड एन एन, ये हम लोग का स्ट्रेन हो जाएगा। अब देखिए स्ट्रेन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिग्मा स्ट्रेस है और यंग मॉडुलस ई है, तो स्ट्रेन बराबर इतना हो जाएगा। अब देखिए ए बी क्या है आपका, ये आर्क है, ये आर्क को हम लोग लिख सकते हैं आर प्लस वाई इंटू थीटा, आर प्लस वाई इंटू थीटा माइनस एन एन, तो एन एन यही ना था आपका, एन एन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर थीटा डिवाइडेड आर थीटा। तो यहाँ से क्या बचेगा आपका, आर थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बताइए, ये बचेगा हम लोग को आर थीटा वाई बाई आर, यहाँ से हम लोग को बचेगा वाई बाई आर। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से हम लोग को क्या मिल गया कि सिग्मा बाई ई इक्वल टू वाई बाई आर। तो इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए कि हम लोग को सिग्मा बाई ई इक्वल टू वाई बाई आर मिल गया। तो इसको इक्वेशन एज्यूम 1 कर लीजिए। अब आगे के लिए इसको हम लोग उस फिगर को रहने देते हैं, बाकी को हम लोग इरेज कर देते हैं फिगर को, तो इसको मिटाइएगा। तो अब देखिए आगे हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ये हम लोग को एक इक्वेशन आ गया है कि सिग्मा बाई ई इक्वल टू वाई बाई आर। तो अगर यहाँ से हम लोग सिग्मा को करेंगे तो ई बाई आर इंटू वाई, ई बाई आर इंटू वाई, और ई बाई आर हम लोग का क्या है, कांस्टेंट है, ये ई बाई आर हम लोग का कांस्टेंट है। तो हम लोग को यहाँ से बोल सकते हैं कि सिग्मा हम लोग का जो है, सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई है। अगर हम लोग का वाई का
डिस्टेंस बढ़ेगा, मतलब हम लोग देख रहे हैं कि स्ट्रेस बढ़ेगा कब, जब y दूर होगा। तो ये न्यूट्रल एक्सिस था, x था, न्यूट्रल एक्सिस से जितना ही डिस्टेंस ये y बढ़ते जाएगा, मतलब जितना ही नीचे जाएंगे हम लोग का स्ट्रेस का वैल्यू बढ़ते जाएगा। तो सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग का प्योर बेंडिंग है, हम लोग प्योर बेंडिंग पढ़ रहे हैं कि आपको शुरू में ही बताएं कि इक्वल एंड अपोजिट कपल लग रहा है, तो इक्वल एंड अपोजिट कपल होगा तो प्योर बेंडिंग का केस होगा। प्योर बेंडिंग का केस होगा तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, मतलब जो इसमें टोटल फोर्स लग रहा है केवल बेंडिंग हो रहा है, कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। तो अगर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा तो हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन F इंटू मतलब स्मॉल एरिया के लिए करेंगे तो स्ट्रेस इंटू एरिया हम लोग को फोर्स देगा और ये नेट फोर्स हम लोग का जीरो है। तो नेट फोर्स अगर हम लोग का जीरो है तो देखिए सिग्मा हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, सिग्मा इक्वल टू E/R इंटू वाई है, तो इंटीग्रेशन E/R इंटू वाई इंटू DA इतना हो जाएगा इक्वल टू हम लोग का जीरो है। यहाँ से E/R आप बाहर निकाल लीजिएगा तो इंटीग्रेशन y/dA इक्वल टू हम लोग का जीरो बचेगा। तो ये हम लोग को इसको भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन y/dA इक्वल टू जीरो। तो इसमें हम लोग इंटीग्रेशन y/dA इक्वल टू जीरो आ रहा, तो ये हम लोग का y इंटू जो dA होता है ये हम लोग का फर्स्ट मोमेंट होता है। अब फर्स्ट मोमेंट जीरो आ रहा मतलब कि इसका जो न्यूट्रल एक्सिस है वो सेंट्रोइडल एक्सिस से पास हो रहा है। तो अगर न्यूट्रल एक्सिस सेंट्रोइडल एक्सिस से पास हो रहा है तो इसका जो हम लोग का मोमेंट होगा, तो मोमेंट को हम लोग क्या लिखते हैं, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो अगर हम लोग मोमेंट का बात करें तो मोमेंट को हम लोग लिख सकते हैं कि ये हम लोग यहाँ से आप देख लिए कि इसका जो फर्स्ट मोमेंट है ये फर्स्ट मोमेंट बराबर जीरो हो जा रहा है, इसका मतलब कि इसका न्यूट्रल एक्सिस और सेंट्रोइडल एक्सिस कोइंसाइड कर रहा है, एक ही पॉइंट से पास कर रहा है। तब इसका हम लोग देखेंगे कि जो टोटल मोमेंट होगा वो मोमेंट कितना होगा। तो हम लोग मोमेंट अगर इसमें लिखेंगे कि हम लोग जो देख रहे थे इस तरह से आपका बीम बेंड हो रहा था तो उसमें मोमेंट लग रहा था, तो एम को हम लोग लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन सिग्मा इंटू DA ये आपका फोर्स हो गया और कितना डिस्टेंस पे लग रहा है, तो y डिस्टेंस पे लग रहा था आपका। यही न था हम लोग का, जैसे हम लोग इस तरह से देखे थे कि हम लोग का इस तरह से बीम था ऐसे, तो यहाँ पे मोमेंट लग रहा था m। तो हम लोग कंसिडर किए कि y डिस्टेंस पे एक एलिमेंटल एरिया लिए हैं, तो उस एलिमेंटल एरिया पे हम लोग का फोर्स हो गया सिग्मा इंटू DA और ये डिस्टेंस हो गया y। आप सिग्मा को आप वैल्यू निकाले थे अभी कि सिग्मा हमको E/R इंटू वाई इंटू DA यही इतना हम लोग निकाले थे और ये है हम लोग का y। तो यहाँ से हम लोग का आ गया और ये इंटीग्रेशन में होगा तो E/R हम लोग का बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन y² DA कितना आ गया, इंटीग्रेशन y² DA। और हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या पढ़े थे कि इंटीग्रेशन y² DA को हम लोग क्या लिखते हैं, I लिखते हैं, हम लोग का सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो m बराबर क्या हो गया, E/R और y² DA हम लोग का I हो गया। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल गया, m/I इक्वल टू E/R। E/R अब इक्वेशन इसको 2 मान लीजिए और यहाँ से हम लोग का इक्वेशन 1 आया था। 1 क्या था, सिग्मा/E इक्वल टू y/R। तो यहाँ से हम लोग अगर थोड़ा सा इसको अरेंज कर लीजिए तो सिग्मा/Y इक्वल टू E/R लिख सकते हैं। यहाँ से y इधर ला दिए, उधर चला गया तो सिग्मा/Y इक्वल टू E/R हो गया और E/R इक्वल टू m/I हो रहा है। तो इस इक्वेशन को हम लोग कंबाइंड करके अगर लिखें तो लिख सकते हैं m/I इक्वल टू सिग्मा/Y, इसको हम लोग लिख सकते हैं m/I इक्वल टू E/R इक्वल टू सिग्मा/Y लिख सकते हैं, m/I इक्वल टू E/R इक्वल टू सिग्मा/Y, m/I इक्वल टू E/R इक्वल टू सिग्मा/Y। तो ये हम लोग का क्या आ गया कि आप देख रहे हैं कि एक हम लोग का ये इक्वेशन आ गया कि हम लोग ये इसको डिराइव करके हम लोग निकाल लिए, तो हम लोग पास ये इक्वेशन मिल गया। इस इक्वेशन को ही हम लोग बेंडिंग इक्वेशन बोलते हैं। ये जो इक्वेशन हम लोग को मिल गया इस इक्वेशन को हम लोग बेंडिंग इक्वेशन बोलते हैं।
तो हम लोग को यही इक्वेशन पढ़ना था कि बेंडिंग इक्वेशन क्या होगा। तो ये हम लोग का बेंडिंग इक्वेशन मिल गया। बेंडिंग इक्वेशन में हम लोग का एम क्या है, ये है हम लोग का मोमेंट है, आई हम लोग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ई यंग मॉडुलस है, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर है, सिग्मा स्ट्रेस है, और वाई क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, कि न्यूट्रल एक्सिस से हम लोग का जहाँ स्ट्रेस लग रहा है उसका डिस्टेंस क्या है। तो इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं बेंडिंग इक्वेशन। अब इसमें हम लोग को आगे पढ़ना है सेक्शन मॉडुलस। तो हम लोग चलिए आगे देखते हैं सेक्शन मॉडुलस क्या होता है। तो हम लोग को जो अब इसमें पढ़ना है सेक्शन मॉडुलस, लेकिन हम लोग का जो बेंडिंग इक्वेशन मिला है ये कि क्या मिला है, एम बाई आई इक्वल टू सिग्मा बाई वाई इक्वल टू ई बाई आर। हम लोग इसको बोल रहे हैं हम लोग क्या है, ये हम लोग का बेंडिंग इक्वेशन है। अब देखिए इसमें इसके बाद होता है इसका एक सेक्शन मॉडुलस, SECTION सेक्शन मॉडुलस। सेक्शन मॉडुलस क्या है, सेक्शन मॉडुलस हम लोग का एक रेशियो है आई बाई वाई का। हम लोग का सेक्शन मॉडुलस है क्या, रेशियो है आई बाई वाई का। आई क्या है हम लोग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और y क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। आप y को पढ़ते आ रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी हम लोग पढ़े थे। तो i बाई वाई को हम लोग सेक्शन मॉडुलस पढ़ते हैं कि i बाई वाई हम लोग का क्या है, सेक्शन मॉडुलस है। i बाई वाई क्या है हम लोग का, सेक्शन मॉडुलस है। तो यहाँ से देखिए कि हम लोग i बाई वाई को सेक्शन मॉडुलस लिखते हैं, और सेक्शन मॉडुलस को z से लिखा जाता है, z इक्वल टू आई बाई वाई। हम लोग सेक्शन मॉडुलस को z से लिखते हैं, z इक्वल टू आई बाई वाई। अब देखिए हम लोग पास इक्वेशन है, मान लीजिए कि इसको लेके इस इक्वेशन को हम लोग थोड़ा सा और रिड्यूस करते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग का कि m बाई आई इक्वल टू सिग्मा बाई वाई है। तो अगर हम लोग सिग्मा बराबर अगर लिखना चाहें या m बराबर हम लोग लिखना चाहें, m बराबर हम लोग लिख सकते हैं आई बाई वाई इंटू सिग्मा, मतलब m इक्वल टू, और आई बाई वाई हम लोग का क्या है, z है। ये i यहाँ चला गया तो आई बाई वाई इंटू सिग्मा, इसको z इंटू हम लोग सिग्मा लिख सकते हैं। हम लोग लिख लिए m इक्वल टू जेड इंटू सिग्मा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि m इक्वल टू जेड इंटू सिग्मा हो गया। तो देखिए ये तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग का कांस्टेंट रहेगा, लेकिन अगर हम लोग को मान लीजिए सिग्मा का वैल्यू मैक्सिमम होगा तो मोमेंट का भी वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो किसी गिवन स्ट्रेस के लिए या गिवन क्रॉस सेक्शन के लिए जहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेस का वैल्यू हम लोग को पता रहेगा, वहाँ पे एक हम लोग का मोमेंट मिलेगा, और इस मैक्सिमम स्ट्रेस पे जो मोमेंट मिलेगा इसको मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस बोला जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं MR बराबर हम लोग का क्या हो गया, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस हो गया Z इंटू सिग्मा मैक्सिमम। मतलब कि हम लोग देख रहे हैं कि ये हम लोग का सेक्शन मॉडुलस आई बाई वाई होता है। अगर m बाई आई इंटू सिग्मा बाई वाई कंसिडर करेंगे तो m इक्वल टू आई बाई वाई इंटू जेड सिग्मा लिखेंगे, और आई बाई वाई को हम लोग क्या लिखते हैं, सेक्शन मॉडुलस, तो इसको z लिख सकते हैं हम लोग। तो m मैक्स, अगर हम लोग मैक्सिमम का बात करेंगे तो किसी भी क्रॉस सेक्शन के लिए ये कांस्टेंट होगा, और हम लोग को मैक्सिमम अगर स्ट्रेस लग रहा है तो उसे करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, और ये जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा इसको हम लोग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो हम लोग को MR इक्वल टू जेड सिग्मा जो हो गया हम लोग का मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस होगा। ये MR को बोलते हैं हम लोग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंट। अब ये देख रहे हैं कि हम लोग का जो सेक्शन मॉडुलस है, अब ये सेक्शन मॉडुलस जो हो गया, अब हम लोग आई बाई वाई कर रहे हैं तो ये डिफरेंट सेक्शन का डिफरेंट होगा। तो हम आपको डिफरेंट सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताए थे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो अगर हम लोग मानते हैं, कंसिडर करते हैं कि एक रेक्टेंगल लेते हैं, कि हम लोग एक रेक्टेंगल ले रहे हैं, उसका हम लोग मोमेंट ऑफ जेड देख रहे हैं कि हम लोग का सेक्शन मॉडुलस क्या होगा। तो हम लोग का अगर रेक्टेंगल आप ले रहे हैं रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स हम लोग क्या लिखते थे कि BDQ बाई 12। आई इतना हो गया BDQ बाई 12, और ये जिसका जो y होता है, y जो लार्जेस्ट डायमीटर होता है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग को ये रेक्टेंगल था तो ये D था, ये हम लोग का B था, और इसके एक्सिस के अबाउट लेते थे तो BDQ बाई हम लोग का 12 होता था। और y क्या होगा कि ये डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस होता है।
तो ये हम लोग का क्या है, डी है, और ये हम लोग का वाई हो जाएगा, तो ये वाई हो जाएगा d/2। तो ये हम लोग का y इक्वल टू हो जाएगा कितना, d/2। तो यहाँ से अगर हम लोग z निकालेंगे तो ये i/y होता है, तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का कि BD³ डिवाइडेड 2L डिवाइडेड d/2। तो ये हो जाएगा हम लोग का BD² डिवाइडेड 6, BD²/6। तो ये हम लोग का क्या हो गया, सेक्शन मॉडुलस हो गया रेक्टेंगल का। उसी तरह हम लोग किसी भी सेक्शन का, अगर हॉलो रेक्टेंगल होगा तो उसका जेड कितना हो जाएगा, तो आप किसी भी सेक्शन का मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस या हम लोग सेक्शन मॉडुलस बोल रहे हैं उसको निकाल सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि हम लोग पास हॉलो रेक्टेंगल है और उसका हम लोग आई एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको हम लोग लिखते थे क्या, कैपिटल से लिखते थे कि BD³ माइनस BD³ डिवाइडेड 2L, ये लिखते थे। और आई इसका वाई जो होता है, ये वाई हम लोग का होता है इसका डी कैपिटल डायमीटर का आधा होता है। किसी भी सेक्शन में जाइएगा तो जो वाई होगा उसके कैपिटल डायमीटर का आधा होगा। तो यहाँ से हम लोग अगर जेड एक्स एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा IXX डिवाइडेड वाई, तो ये हो जाएगा BD³ माइनस BD³ डिवाइडेड d/2, तो हम लोग का हो जाएगा 6D। इतना हो जाएगा हॉलो रेक्टेंगल का सेक्शन मॉडुलस। उसी तरह आप अगर स्क्वायर का निकालना चाहते हैं तो स्क्वायर का आप जानते हैं कि स्क्वायर का हम लोग का होता है कि I² का होता है D⁴ डिवाइडेड 2L, और y हो जाएगा कितना d/2। तो z हो जाएगा कितना स्क्वायर का D⁴ डिवाइडेड 2L डिवाइडेड d/2, तो ये हो जाएगा कितना d³/6, ये स्क्वायर का हो जाएगा। अब अगर हम लोग को किसी और सेक्शन का निकालना है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग को निकालना है कि सर्कुलर सेक्शन का कितना होगा, कि सर्कुलर सेक्शन का, तो आप जानते हैं सर्कुलर सेक्शन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ये π/64 d⁴ होता है, और जो y होगा उसका डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस ये d/2 होगा। तो z हम लोग का कितना हो जाएगा, z हो जाएगा π/64 d⁴ डिवाइडेड d/2, तो ये हो जाएगा हम लोग का π/32 d³। तो हम लोग किसी भी सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो और डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस पता हो तो हम लोग उसका सेक्शन मॉडुलस निकाल सकते हैं। सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, इस सेक्शन मॉडुलस को हम लोग z से लिखते हैं, z इक्वल टू I/y होता है। तो ये आपका था। हम लोग देखें इसमें क्या कि एजम्पशन देखें कि एजम्पशन क्या होता है प्योर बेंडिंग के लिए, प्योर बेंडिंग का इक्वेशन क्या होता है, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है, सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, और डिफरेंट सेक्शन का सेक्शन मॉडुलस क्या हो सकता है। तो हम लोग देखें उसी तरह आप आई सेक्शन का निकाल सकते हैं, टी सेक्शन का निकाल सकते हैं, किसी भी सेक्शन का आप जेड निकाल सकते हैं कि उसका सेक्शन मॉडुलस क्या होगा। अब इसके बाद इसमें हम लोग को थोड़ा सा पढ़ना है कि जो हम लोग पास ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन से थोड़ा हम लोग और थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या कंडीशन हो सकता है इस इक्वेशन के बेसिस पे। अब हम लोग के पास ये इक्वेशन है m/i इक्वल टू σ/y इक्वल टू E/r, इसको हम लोग बेंडिंग इक्वेशन बोलते हैं। अब इस इक्वेशन को हम लोग लेके देखेंगे कि क्या क्या थोड़ा सा इसको एनालिसिस करते हैं इक्वेशन को। तो इक्वेशन को एनालिसिस करने के लिए हम लोग ये पहला दोनों टर्म लेते हैं। तो ये पहला दोनों टर्म लेंगे तो हम लोग लिख रहे हैं क्या m/i इक्वल टू σ/y। अगर यहाँ से हम लोग को स्ट्रेस लिखना हो तो हम लोग लिख सकते हैं m इंटू y/i। यहाँ से आप लिख सकते हैं m और i/y को हम लोग z लिखते हैं तो m/ इसको z लिख सकते हैं। तो हम लोग को सिग्मा स्ट्रेस बराबर हम लोग को क्या हो गया m/z। अगर हम लोग को सर्कुलर सेक्शन ले रहे हैं तो सर्कुलर सेक्शन के लिए अभी हम आप बताए थे कि अगर हम लोग का सर्कुलर सेक्शन है तो जो d होगा π/32 और d⁴ होगा। अभी आपको बताए थे कि हम लोग के सर्कुलर सेक्शन के लिए z का वैल्यू π/32 और d⁴ होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं m डिवाइडेड π/32 d⁴। तो यहाँ से हम लोग को सिग्मा कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा 32m डिवाइडेड π/d³।
तो ये एक इक्वेशन हम लोग का आ गया। ये सिग्मा क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस है, ये ध्यान रखना है कि सिग्मा हम लोग का बेंडिंग स्ट्रेस है। तो सर्कुलर सेक्शन के केस में हम लोग का जो बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू हो जाएगा 32m/πd³ हो जाएगा। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आप सर्कुलर सेक्शन में बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है तो डायरेक्ट फार्मूला हो जाएगा 32m/πd³। मतलब m क्या हो गया, उसका मोमेंट हो गया, और I क्या हो गया, d हो गया उसका डायमीटर। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि जो हम लोग को सिग्मा है, सिग्मा को हम लोग अगर हम लोग सिग्मा मैक्सिमम का बात करते हैं कि मैक्सिमम स्ट्रेस कितना होगा, तो सिग्मा मैक्सिमम को हम लोग लिख सकते हैं m मैक्सिमम डिवाइडेड z मिनिमम। यही ना है, यहाँ इक्वेशन देख रहे हैं कि हम लोग को सिग्मा इक्वल टू m/z है, तो सिग्मा मैक्सिमम इक्वल टू m मैक्सिमम डिवाइडेड z मिनिमम। मतलब जिसका सेक्शन मॉडुलस का वैल्यू कम होगा तो हम लोग का स्ट्रेस का वैल्यू ज़्यादा होगा। सेक्शन मॉडुलस हम लोग का क्या है, सेक्शन मॉडुलस z को हम लोग I/y लिख रहे हैं। तो हम लोग बोल रहे हैं z का वैल्यू कम होगा, कब कम होगा, जब I का वैल्यू कम होगा। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू कम होगा तो सेक्शन मॉडुलस का वैल्यू ज़्यादा होगा। यहाँ सेकंड देखिए, यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो z भी हम लोग का कम होगा, तो z मिनिमम होगा। तो जिसका सेक्शन मॉडुलस का वैल्यू कम होगा उसमें स्ट्रेस ज़्यादा होगा। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा और आगे देखते हैं, इसको मिटाते हैं। तो हम लोग पास देख रहे हैं कि सिग्मा मैक्स इक्वल टू आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बटा z मिनिमम। तो हम लोग 3 को सेक्शन लेते हैं। एक हम लोग पास सर्कुलर सेक्शन है कि एक हम लोग लेते हैं इस तरह से, हम लोग पास एक सर्कुलर सेक्शन है, और दूसरा हम लोग को लेते हैं कि ये हम लोग पास स्क्वायर या रेक्टेंगल है, और तीसरा हम लोग पास आई सेक्शन है। इस तरह से हम लोग के पास एक आई सेक्शन है। हम लोग पास 3 सेक्शन हम लोग लिए। 3 सेक्शन हम लोग क्या क्या ले रहे हैं कि 3 सेक्शन है, एक हम लोग का है और एक हम लोग पास है आई सेक्शन। ये हो गया हम लोग का आई सेक्शन। 3 सेक्शन हम लोग लिए और देख रहे हैं कि हम लोग का जो सिग्मा मैक्सिमम है, सिग्मा मैक्सिमम को हम लोग लिख रहे हैं क्या, m मैक्सिमम और डिवाइडेड m मैक्सिमम और डिवाइडेड है z मिनिमम। ये चीज़ हम लोग पास है, m मैक्सिमम डिवाइडेड z मिनिमम। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब ये चीज़ लिए तो हम जो जानते हैं कि देखिए इसका जो z का वैल्यू होगा, मतलब सेक्शन मॉडुलस का वैल्यू होगा, या ये I सबसे ज़्यादा हम लोग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो I सेक्शन का होता है। तो ये सबसे कम हम लोग का सर्कुलर का होगा, फिर इसका होगा। मतलब हम लोग इसको बोल सकते हैं कि इसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग का एज्यूम कर लेते हैं कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, एज्यूम कर लीजिए। तो ये I1 जो होगा आपका I1 लेस देन होगा I2 लेस देन I3। मतलब कि हम लोग देख रहे हैं कि सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, सर्किल का होता है, उसके बाद स्क्वायर या रेक्टेंगल का होता है, तीसरा हम लोग का सबसे ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सेक्शन का होता है। ये आपका होता है, इसको याद रखना है, यहाँ से इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो देखिए हम लोग का जिसका आई ज़्यादा होगा उसका जेड का भी वैल्यू ज़्यादा होगा, क्योंकि जेड बराबर हम लोग क्या था, I/y। तो ये आई जिसका ज़्यादा होगा उसका जेड भी ज़्यादा होगा। मतलब इसको हम लोग भी लिख सकते हैं कि ये अगर हम लोग का Z1 है तो Z1 लेस देन Z2 लेस देन Z3। अब देखिए ये हम लोग का क्या है कि सिग्मा मैक्सिमम, जो मैक्सिमम स्ट्रेस है, ये हम लोग का सिग्मा मैक्सिमम बाय Z मिनिमम है। मतलब कि जिसका Z का वैल्यू ज़्यादा होगा, देखिए Z मिनिमम है, इसका मतलब क्या होगा कि इसमें स्ट्रेस ज़्यादा आएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 2 ग्रेटर देन सिग्मा 3। आप देख रहे हैं क्या कि हम लोग जैसे जैसे 3 फिगर का हम लोग किए हैं कंपैरिजन, यहाँ I कम है, सबसे ज़्यादा कम यहाँ पे है, यहाँ पे आप ज़्यादा देख रहे हैं कि I3 सबसे ज़्यादा है, तो Z3 भी ज़्यादा होगा। अगर Z3 मतलब ये Z का वैल्यू ज़्यादा है
तो स्ट्रेस जो है हम लोग का स्ट्रेस कम हो जाएगा। तो स्ट्रेस हम लोग का कम हो गया। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 3। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम लोग आई सेक्शन यूज कर रहे हैं तो आई सेक्शन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ज़्यादा है तो सेक्शन मॉडुलस ज़्यादा है, और सेक्शन मॉडुलस ज़्यादा है तो स्ट्रेस कम इंड्यूस हो रहा है। तो हम लोग का जो रेलवे का ट्रैक होता है, जो रेलवे लाइन होता है, रेलवे का जो पटरी होता है, वहाँ देखते हैं कि आई सेक्शन का बना रहता है। तो आई सेक्शन बनना है, इसका मतलब क्या कि वहाँ पे जो बेंडिंग स्ट्रेस है, बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू कम होगा। तो अगर हम लोग जहाँ भी आप देखिएगा रेलवे का ट्रैक है, जहाँ पे हम लोग का बेंडिंग स्ट्रेस आ रहा है तो उसको आई सेक्शन का बना देता है। आई सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा हो जाता है तो जेड का वैल्यू ज़्यादा होगा, जेड का वैल्यू ज़्यादा होगा तो बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू कम होगा। इसलिए हम लोग जो ट्रेन का पटरी होता है उसको आई सेक्शन का बनाते हैं कि उसमें कम से कम स्ट्रेस इंड्यूस होगा, तो आपका ट्रेन चलेगा तो उस ट्रेन चलने से उसमें बेंडिंग नहीं होगा। नहीं तो हम लोग का उस पर लोड पड़ रहा है तो तुरंत हम लोग का पटरी बेंड हो जाएगा। बेंडिंग से बचाने के लिए हम लोग उसको आई सेक्शन का बनाते हैं। अब देखिए अब दूसरा एक इसमें ऑब्जर्वेशन होता है कि जो हम लोग का बेल्ट ड्राइव होता है, जो बेल्ट है, जैसे आप गांव घर में देखते हैं जो आपका आटा चक्की या राइस मिल चलता है तो उसमें बेल्ट ड्राइव होता है। तो जो बेल्ट होता है ना, बेल्ट जितने पतला होगा और जितने चौड़ा होगा, पतला और चौड़ा होगा उतने ज़्यादा पावर ट्रांसमिट होगा। अगर आप बेल्ट को मोटा कर दीजिएगा तो बेल्ट को मोटा करिएगा तो स्ट्रेस ज़्यादा इंड्यूस होने लगेगा, स्ट्रेस ज़्यादा होगा तो पावर ट्रांसमिशन कम हो जाएगा। तो उसके लिए क्या होगा कि हम लोग को ज़्यादा पावर ट्रांसमिशन के लिए हम लोग को बेल्ट जो होना चाहिए वाइडर और थिनर होना चाहिए, मतलब पतला और चौड़ा होना चाहिए। तो इस इक्वेशन से, इस दोनों टर्म से हम लोग देखें कि हम लोग को आई सेक्शन का बीम यूज करेंगे तो हम लोग का उसमें स्ट्रेस कम इंड्यूस होगा। ऐसे जनरली आप घर में देखते हैं कि जो आपके घर में बीम लगता है छत में, या तो रेक्टेंगुलर होता है या स्क्वायर होता है। सर्कुलर बीम आप कभी नहीं देखे होंगे कहीं भी, क्योंकि अगर सर्कुलर बीम लगा दीजिएगा तो उसमें स्ट्रेस ज़्यादा आएगा, तुरंत हम लोग का बीम टूट जाएगा, छत गिर जाएगा। तो उसको बचाने के लिए हम लोग बीम देखते हैं हमेशा, आप अपने घर में देखिएगा बीम रेक्टेंगुलर होगा और नहीं तो स्क्वायर होगा। रेक्टेंगुलर का ज़्यादा होता है तो हम लोग का बीम हमेशा रेक्टेंगुलर घर में रहता है। आई सेक्शन का बीम हम लोग बना नहीं सकते हैं क्योंकि कंस्ट्रक्शन डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग रेक्टेंगुलर सेक्शन का बीम लगाते हैं घर में। लेकिन हम लोग ये ट्रैक के लिए आई सेक्शन बना सकते हैं, तो वहाँ हम लोग स्ट्रेस से बचाना है तो वहाँ पे आई सेक्शन का होगा। नेक्स्ट पॉइंट था कि आपका जो पावर ट्रांसमिशन के लिए बेल्ट ड्राइव होना चाहिए, बेल्ट ड्राइव थिनर एंड वाइडर होना चाहिए। अभी आते हैं इधर से कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। इधर से कंक्लूजन निकालेंगे तो क्या होगा, अब देखिए हम लोग पास एक और इक्वेशन इस तरह कर सकते हैं कि m/i = E/r। यहाँ से हम लोग m बराबर लिख सकते हैं क्या, m बराबर लिख सकते हैं हम लोग EI/r। m को लिख सकते हैं हम लोग क्या, m = EI/r। और E × I को आप क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लक्सुरल रिजिडिटी बोलते हैं। पहले भी बताए हैं E × I को हम लोग फ्लक्सुरल रिजिडिटी बोलते हैं। तो m क्या हो गया, m = E/r हो गया। अब देखिए अगर इसको हम लोग mr बोलते हैं कि ये मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस है, अगर mr हम लोग का अगर इंक्रीज करेगा इसका मतलब कि EI का भी वैल्यू इंक्रीज करेगा। और E हम लोग का क्या है, फ्लक्सुरल रिजिडिटी है। तो अगर हम लोग को EI का वैल्यू ज़्यादा है इसके मतलब कि हम लोग का चांस ऑफ फेलियर कम हो जाएगा, मतलब फेल करने का चांस कम हो जाएगा। तो जैसे देखते हैं कि आप जो इलेक्ट्रिक पोल होता है, जैसे हम लोग का जो पोल लगा रहता है बिजली का, उसमें देखते हैं उसको टाइट रखने के लिए 2 तार लगा दिया जाता है ऐसे इधर से। इसका मतलब कि उस तार में जो रिजिडिटी है वो रिजिडिटी ज़्यादा है, ज़्यादा रिजिड है। उसको क्या होगा कि अगर हम लोग का पोल बेंड हो रहा है तो उसको बेंड नहीं कर देना, उसको स्ट्रेट रखने की कोशिश करता है। तो मतलब EI वहाँ पे फ्लक्सुरल रिजिडिटी का वैल्यू ज़्यादा हो, तो हम लोग का इलेक्ट्रिक पोल में फ्लक्सुरल रिजिडिटी का वैल्यू ज़्यादा होगा, जिसके चलते वो गिरने का चांस कम होगा। लेकिन हम लोग का जो रोप ड्राइव होगा, जो रोप हम लोग ड्राइव देखते हैं कि जो हम लोग को रोप से हम लोग को चलता है, जैसे आप राजगीर में देखा होंगे कि रोप ड्राइव से आप पहाड़ पे ऊपर जाते हैं, तो उस रोप ड्राइव में क्या होगा कि ये फ्लक्सुरल रिजिडिटी का वैल्यू कम होता है क्योंकि उसको मोड़ना है। तो फ्लक्सुरल रिजिडिटी का वैल्यू कम होगा
लेकिन आपका उसका फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होगा, क्योंकि मुड़ना है तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लेकिन फ्लेक्सर रिजिडिटी का वैल्यू कम होना चाहिए क्योंकि उसको मोड़ना है। तो इसमें हम लोग डिफरेंट केस को देखें। तो आपका ये जो यूनिट है बेंडिंग स्ट्रेसेस, आपका बहुत छोटा सा यूनिट है, इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना था। ये सारा चीज़ हम लोग को इसमें पढ़ना था कि आप उसका एजम्पशन दीजिए, इक्वेशन दीजिए, सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है, यही सब चीज़ हम लोग को उसमें पढ़ना था। अब इसमें एक टॉपिक और बचा है आपका डायरेक्ट एंड ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेसेस। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, डायरेक्ट एंड ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेसेस को। देखिए डायरेक्ट एंड ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस में क्या होता है कि अब हम लोग को देखना है डायरेक्ट एंड ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस। तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग पास ये बीम है, इसी तरह का नाम लोग पास बीम है। अब हम लोग देखते हैं डायरेक्ट एंड ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस। तो डायरेक्ट एंड ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस का हम लोग केवल कॉन्सेप्ट जानना है, आपको केवल इसके कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना है कि क्या होता है। इसके लिए भी इसका डायरेक्ट एंड ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस में बहुत आपका कॉन्सेप्ट, जनरल कॉन्सेप्ट आपको जानना है कि जनरल कॉन्सेप्ट इसका क्या होता है, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस क्या होता है, ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस क्या होता है इसमें। लेकिन ये आपको आगे जैसे जैसे आप अगर बीटेक करते हैं वहाँ पे थोड़ा सा इसका डिटेल में पढ़ना है, लेकिन आपको केवल इसका कॉन्सेप्ट जानना है कि इसमें क्या होता है। तो आप जानते हैं कि कोई भी हम लोग का आपको फर्स्ट यूनिट में भी शियर स्ट्रेस पढ़ना है, तो शियर स्ट्रेस को हम लोग टॉ से लिखते हैं। शियर स्ट्रेस क्या होता था, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया होता है, जिसको हम लोग डायरेक्ट शियर स्ट्रेस बोलते हैं। तो शियर स्ट्रेस में ये जो एरिया होता था, जिस प्लेन पे लग रहा है उस प्लेन का ही एरिया होता था, करस्पॉन्डिंग प्लेन का एरिया होता था, तो इसको हम लोग शियर स्ट्रेस बोलते थे। तो ये हम लोग का डायरेक्ट शियर स्ट्रेस है। तो हम लोग को बीम के केस में देखना है कि बीम के केस में हम लोग का शियर स्ट्रेस क्या होगा। तो देख रहे हैं कि ये हम लोग का बीम है और ये बीम का हम लोग का क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, मानते हैं ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। तो इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अगर आप परपेंडिकुलर एक लाइन लेते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स प्लेन बोलेंगे। तो ये हम लोग का क्या हो गया, ट्रांसवर्स प्लेन हो गया। अब इस ट्रांसवर्स प्लेन के अलोंग आप इसको अगर कट करिएगा तो इस तरह का बनेगा, ये इस तरह का सरफेस आएगा। अब देखिए जब ये आपका इस तरह के सरफेस आएगा तो आप जानते हैं क्या कि हम लोग को इसमें एक, अगर इस पर लोड लग रहा है तो शियर फोर्स लगेगा, शियर फोर्स है तो शियर स्ट्रेस भी है। तो शियर स्ट्रेस है तो हम लोग देखते हैं कि अगर इसमें हम लोग को इस तरह से शियर स्ट्रेस लग रहा है, ये इस तरह से शियर स्ट्रेस लग रहा है हम लोग को इस पे, ये क्रॉस सेक्शन पे इस तरह का शियर स्ट्रेस लग रहा है, तो ये शियर स्ट्रेस क्या करेगा, एक कॉपल क्रिएट करेगा। ये कॉपल ऐसे क्रिएट करेगा और इस कॉपल को हम लोग को अगर ये स्टेबल में इसको रखना है तो हम लोग को देख रहे थे कि ये किस तरह से इसमें शियर इंड्यूस हो जाएगा। इस तरह से ये टॉ था तो ये इतना ही बराबर एक शियर जो ये कॉपल क्रिएट हुआ क्लॉकवाइज, इसको स्टेबल रखने के लिए एक एंटी क्लॉकवाइज कॉपल क्रिएट हो जाएगा, तो इसको बॉडी को स्टेबल रखेगा। तो ये जो एक दूसरा शियर स्ट्रेस इंड्यूस हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते थे, कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस। कि एक स्ट्रेस था, एक शियर स्ट्रेस शियर फोर्स के चलते आ रहा था, लेकिन जैसे ही हम लोग ये स्ट्रेस आया तो एक अलग से अपने आप ही एक शियर स्ट्रेस और आ गया, इसको हम लोग को कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस बोलते हैं। ये वाला जो स्ट्रेस आ गया और ये कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस आ गया, और ये जो हम लोग का प्लेन था, ये एक्सिस था, ये क्या था, ट्रांसवर्स था। तो ये ट्रांसवर्स प्लेन या एक्सिस के लॉन्ग लगा, इसलिए इसको हम लोग ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस बोलेंगे। ये क्या होगा, जो ये कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस आ गया, इस कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस को ही हम लोग ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस बोलेंगे, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस था, ये ट्रांसवर्स एक्सिस था, तो ये ट्रांसवर्स प्लेन के अलोंग लग रहा है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस। अब ये ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस का निकालने का बहुत सारा मेथड होता है, तो ये आप ये समझ गए कि ये हम लोग का ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस है। तो ये ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस है, तो हम लोग देख रहे हैं कि इस तरह से हम लोग का जो बीम है, इस तरह से हम लोग का बेंड कर रहा था, हम लोग का जो बीम था इस तरह से बेंड कर रहा था।
तो ये बीम का जितना भी फाइबर होगा, मतलब ये जितना हम लोग प्लेन देखेंगे, ये सारा प्लेन क्या होगा कि बेंड करेगा, ये सारा प्लेन बेंड करेगा। तो ये सारा प्लेन हम लोग बेंड कर रहे हैं, तो जैसे जैसे हम लोग दूर जा रहे थे तो शियर स्ट्रेस का वैल्यू बढ़ते जा रहा था। तो ये इस प्लेन में बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, दोनों में अलग अलग हम लोग का बेंडिंग स्ट्रेस आएगा। अब क्या हुआ कि देख रहे हैं कि ये हम लोग का लेयर है और ये लेयर अलग अलग लेयर में है, तो इसके बीच में एक हम लोग का हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस लगेगा। ये जो बीच में ये दोनों लेयर के बीच में हम लोग को एक हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस लगेगा, और ये जो हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस लगा वहीं हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस हम लोग का ये होगा, और इसका हम लोग का मैग्नीट्यूड बढ़ते जाएगा। जैसे ही ये हॉरिजॉन्टल शियर स्ट्रेस लगा तो इसको हम लोग को स्टेबल करने के लिए उसके ट्रांसवर्स में एक दूसरा शियर स्ट्रेस लगने लगेगा, जिसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस बोल रहे थे। इसी कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस को हम लोग ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस बोलेंगे। तो आपको यही जानना था कि कॉन्सेप्ट क्या होगा डायरेक्ट शियर स्ट्रेस का और ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस का। तो हम लोग को ये जो टॉ आ गया कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस, इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि ये हम लोग का ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस है। तो इस यूनिट में आपको इतना ही पढ़ना था, आपको बता दिए सारा चीज़, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं। आप लोग नोट्स से सारा चीज़ को देख लीजिए और वीडियो देख के समझिए। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।